हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो है वो लेक्चर नंबर 2। हम कवर करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी का यूनिट नंबर 2। जी हाँ, मेरा नाम है सोम शुक्ला। वेलकम बैक टू द चैनल ऑन बिहाफ ऑफ सुचिता फार्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली एग्जिट एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए, जो कि इस साल होने वाला है। जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, आपको डी फार्म का एग्जिट एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो एग्जिट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सारे नोट्स मैंने तैयार किए हैं, और हर टॉपिक के बाद आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी मिल जाएगा उससे रिलेटेड। तो पहला जो लेक्चर था पहले यूनिट का, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम पूरा एक सीरीज चला रहे हैं, पूरा फार्माकोग्नोसी कवर करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अपनी हमारी इस मेहनत के लिए छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक भी कर दे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोम शुक्ला, ठीक है। शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना क्या है आपको बता देता हूं मैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अल्फाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। तो यही हम इसमें कवर भी करने वाले हैं। शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। भाई, क्रूड ड्रग होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो। जो भी कच्चा माल, जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, जैसे कि हमने गेहूं पैदा किया, ठीक है, अभी आटा नहीं बनाया, रोटी, उससे रोटी जाके अल्टीमेटली बनेगी। तो जो गेहूं हमने निकाला है खेत से, वो है रॉ मटेरियल, क्रूड अनाज उसको कहेंगे। तो उसी तरीके से जब खेत से निकाला जाता है, मेडिसिनल प्लांट की खेती जब होती है, वहां से जो कच्चा ड्रग निकाला जाता है सीधे हार्वेस्ट करके, या फिर हो सकता है कहीं पेड़ पौधों से जो कच्चा माल निकाला जाता है, जैसे अगर उसके लीव्स से हमें मेडिसिन मिलती है, उसके लीव्स को हमने कलेक्ट कर लिया, तोड़ लिया, तो कहा जाता है क्रूड ड्रग, कच्चा माल, ठीक है। तो कच्चा माल आपने जान लिया कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट सोर्स से मिलता है, यूनिट 1 में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिलता है, ठीक है। किसी भी ओरिजिन का हो सकता है क्रूड ड्रग, ठीक है। ये सभी क्रूड ड्रग्स में आते हैं, और इनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। मतलब इनका क्लासिफिकेशन, इनको अलग अलग ग्रुप में बांट के रखना जरूरी है, ताकि एक में मिल ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्रूड ड्रग दो टाइप्स के होते हैं, देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो दो मैंने बांट दिया है, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स। दोनों में डिफरेंस है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। किसी भी क्रूड ड्रग का ऑर्गेनाइज्ड ड्रग किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स उनको कहते हैं जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी अगर क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग है, अगर किसी प्लांट के पार्ट से सीधे हम ले लेते हैं, तो एक तो उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होगा और उसका एनाटॉमी होगा। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लीव्स को ले लेते हैं, एक प्लांट का पार्ट है लीव्स, ठीक है, मान लीजिए किसी लीव्स में उसका मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है। तो उस पेड़ के लीव्स को हमने तोड़ा, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर भी है। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि हम उसको अगर काट के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उसमें हमें सेल्स दिखेंगी, ठीक है, न्यूक्लियस दिखेगा, सेल दिखेगा, फ्लोएम, और बाकी सारी चीजें जो भी दिखती हैं एक सेलुलर स्ट्रक्चर में होता है, वो सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। इसी को कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम चाहे उसके बार्क को ले लें, उसके लीव्स को ले लें, या उसके फ्रूट को ले लें, सब में हमें सेलुलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और हम सीधे सीधे प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है, सीधे प्लांट से तोड़ के हम उसको एज ए मेडिसिनल यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अगर चीज को, ऐसा कोई ड्रग लेते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पे साफ उसका डेफिनेशन भी यही लिखा हुआ है, और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सिंकोना बार्क हो गया, बार्क मतलब छाला, पेड़ का छाला, ठीक है। सैंडलवुड, चंदन, ये भी वुड होता है, ठीक है। इसको भी अगर हम माइक्रोस्कोप में काट के देखना चाहें, इसका टीएस तो भी देख सकते हैं। रोल्फिया, इसका रूट लिया जाता है, इसको भी हम काट के देख सकते हैं माइक्रोस्कोप, इसमें भी सेलुलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नक्स वोमिका का सीड यूज किया जाता है, इसको भी माइक्रोस्कोपिकली हम चेक कर सकते हैं। तो इन सब में सेल्स होता है, इनको देख सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सेलुलर स्ट्रक्चर वाले ड्रग्स, और इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है ये जान लीजिए। अनऑर्गेनाइज्ड वो होता है जिनमें कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता।
सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता मतलब मैं बता देता हूँ। अगर किसी प्लांट का आप, जैसे कोई प्लांट का अगर पत्ती है समझ लीजिए, उस पत्ते में से उसका एक्सट्रैक्ट आप निकाल रहे हो, मतलब उसका जूस बना रहे हो, ठीक है। अब जूस जो निकालोगे उसमें मेडिसिनल अगर वैल्यू पाया जाता है, तो आप किसी जूस का माइक्रोस्कोप में तो चेक नहीं कर सकते ना। किसी जूस को उसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर तो होगा नहीं ना। सेलुलर स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना आप। मान लीजिए हम हैं, ह्यूमन की बॉडी ले लीजिए एग्जांपल। अगर मेरा आप हाथ काट दे, पैर काट दे और माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे तो वहां पे सेल और बाकी सारी चीजें पाया जाएगा, ठीक है। अगर मेरा एक्सट्रैक्ट आप लेंगे, जैसे कि मेरे यूरिन हो गई, यूरिन को आप माइक्रोस्कोप में चेक करें, उसमें कुछ आपको सेल मिलेगा या सेलुलर स्ट्रक्चर मिलेगा? नहीं ना। तो सेम उसी तरीके से जब किसी प्लांट के एक्सट्रैक्ट में से, उसके जूस में से, उसके लेटेक्स में से हम कोई भी मेडिसिनल चीज निकालते हैं, तो उसमें तो आपको कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर तो मिलेगा नहीं, इसीलिए उसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं, जिसका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है। हम उसको माइक्रोस्कोप में चेक भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स को हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग डू नॉट हैव द मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन एज सच। These are products which come directly in the market but their ultimate source remain the plant। भाई पाया ये भी प्लांट, एनिमल या मिनरल से ही जाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी एनाटॉमिकल उसका स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसलिए ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उम्मीद है आप ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग तो समझ गए होंगे, ठीक है। ये होता क्या है, दो कैटेगरी होती है क्रूड ड्रग की। अब इसका क्लासिफिकेशन अब शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में जितना है हम उतना ही कवर करेंगे। यहाँ पे एग्जिट एग्जाम का एमसीक्यू मैंने सभी लास्ट में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जगह खाली छोड़ा था, लेकिन सारे एमसीक्यू को लास्ट में डाला हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। आपके सिलेबस में देखिए 1 2 3 4 5 6 छह क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इन 6 तरीकों से, ठीक है। कौन कौन सा? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, और मैंने एक और जोड़ दिया यहाँ पे सेरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये बड़ा न्यू आया हुआ है, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहला क्या है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। चलिए अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले नाम से ही आपको लग रहा होगा अल्फाबेटिकल, ठीक है। अल्फाबेटिकल मतलब डिक्शनरी आपने देखा होगा, अगर पहले के ज़माने में मतलब कि मेरे जनरेशन के अगर जो बच्चे होंगे उन्होंने डिक्शनरी देखा होगा। अब तो आप मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल से तुरंत देख लेते हो कोई सी भी चीज़ का क्या मतलब होता है। तो डिक्शनरी में आपने फिर भी अगर देखा होगा, तो डिक्शनरी में क्या होता है, सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकली अरेंज रहते हैं। मतलब सबसे पहले ए के सारे वर्ड्स रहेंगे, ठीक है, उसके बाद बी के, उसके बाद सी के, उसके बाद डी के ना। तो इसी तरीके से जब ड्रग्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, जो भी ड्रग है उसका जो इंग्लिश कॉमन नेम है, जैसे कि नक्स वोमिका, ठीक है, ये उसका कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम अलग होगा। आपको भी पता होगा कि साइंटिफिक नेम अलग होता है, ठीक है। तो जो कॉमन नेम है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मेन बेस पे लेते हुए, बेसिस पे हम ड्रग्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, तो उसको कहा जाता है अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहाँ पे किया जाता है? बहुत ही सिंपल एग्जांपल है आईपी, इंडियन फार्माकोपिया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने आईपी देखा हो, कुछ लोगों ने ना देखा हो, ठीक है। नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ, जो देखा है उन लोगों तो आराम से वो पहचान जाएंगे। उसमें भी सारे ड्रग्स अल्फाबेटिकल मैनर में अरेंज रहते हैं, जैसे कि सिनकोना बार्क हो गया या सिनामन हो गया, दोनों सी से है ना, तो दोनों सी के कैटेगरी में ही रखे जाएंगे। सी के कैटेगरी में आप जाओगे तो सिनकोना भी मिल जाएगा और सिनामन भी मिल जाएगा। तो उनके कॉमन नेम के बेसिस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब वो क्लासिफाई किए जाते हैं, तो उनको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब इस ऐसे कौन कौन से बुक्स है जहां अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन मिल जाएगा? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं किस किस बुक में मिल जाएगा, जैसे कि आईपी हो गया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश बीपी, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया हो गया, यूएसपी हो गया, यूनाइटेड स्टेट का फार्माकोपिया, या फिर यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया, फार्माकोपिया इंटरनेशनलीज हो गया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स हो गया। इन सब में आपको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ही मिलेगा।
अब ये जो क्लासिफिकेशन है उसके कुछ मेरिट्स भी है, डिसमेरिट भी है, डीमेरिट्स भी है। ठीक है, मतलब कि इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी है इन मेथड का। तो सबसे पहले बात तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का अच्छाई क्या है कि ये बहुत ही क्विक एंड इजी प्रोसेस है। ठीक है, आप बहुत ही आराम से इजीली अरेंज कर सकते हो सभी को, और यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन भी नहीं होने वाली। और इसकी बुराई, इस मेथड की एक बुराई भी है कि आप कोई भी रिलेशनशिप पता नहीं कर सकते हो प्रीवियस और सक्सेसिव ड्रग के बीच में। ठीक है, तो ये मेरिट और डीमेरिट ये भी आपको जानना जरूरी है, तो आप एग्जाम में ये सारी चीजें भी लिख सकते हो। ठीक है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या आ सकता है, यहाँ पे मैंने अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि एमसीक्यू काफी ज्यादा आते हैं तो इसके नीचे ही मैंने डाल दिया है सारा। एग्जिट एग्जाम में कैसा एमसीक्यू आएगा, इन फार्माकोग्नोसी द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन किस बेस पे रहता है, जियोग्राफिकल ओरिजिन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बायोलॉजिकल सोर्स या थेराप्यूटिक यूजेज, किसके बेस पे रहता है? तो सही आंसर है बायोलॉजिकल सोर्स के बेसिस पे। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रग क्लासिफाइड अंडर द अल्फाबेटिकल हेडिंग ए। ए कैटेगरी में इन चारों में से कौन सा ड्रग हम रखेंगे? भाई जो इसका नाम ए से शुरू होगा उसी को तो रखेंगे, तो इसका आंसर ए से ही होगा, पहला ऑप्शन एकोनोटियम है जो। ठीक है, द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर, किस चीज की यूजफुल है, किस चीज को जानने के लिए? डिटरमाइनिंग केमिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग ड्रग बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक यूजेज, या फिर आइडेंटिफाइंग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, क्लासिफाइंग ड्रग बेस्ड ऑन टेस्ट। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑर्गेनाइजिंग ड्रग बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक यूजेज। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे बोला गया है कि ग्लाइकोराइजा किस कैटेगरी में हम रखेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में? तो भाई किस कैटेगरी में रखेंगे? जी से शुरू है तो जी कैटेगरी में रखेंगे ना, तो इसका ऑप्शन जी। ठीक है, तो इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ठीक है, सारे इस टॉपिक से आपके इतने ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जिट एग्जाम में। ठीक है, दूसरा देखते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई, कि इसको अरेंज किया जाता है इन सारे ड्रग्स को, इस क्लासिफिकेशन में हम सभी क्रूड ड्रग्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास और ऑर्डर या फैमिली, जीनस, स्पेसीज। आपने प्लांट किंगडम में ये सारी चीजें पढ़ा होगा, किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। इस बेसिस पे सभी क्रूड ड्रग को अरेंज जब किया जाता है तो उसको कहते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये बहुत ही यूजफुल होता है, इसका मेरिट यही है कि ये बहुत ही यूजफुल होता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को पढ़ने में, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, एक पेड़ कैसे पहले क्या था अब क्या हो गया। ठीक है, लेकिन इसका एक बुराई क्या है कि आप कोई भी कोरिलेशन नहीं पता कर सकते, इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसमें किसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी, इसका आप पता इस क्लासिफिकेशन से नहीं लगा सकते। ये इसका डीमेरिट है इस क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट के मैनर पे अगर हम सभी ड्रग क्रूड ड्रग्स को अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी का मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू द किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली की बेसिस पे अगर हम उसको अरेंज कर दे तो उसको कहते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी का मतलब पता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उसका दिखने में कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी किसी भी चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे जब हम क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई कर दे तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हो सकता है किसी पेड़ के पत्ते में उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाए, उसको मेडिसिनल वैल्यू उस पत्ते में पाई जाती है, तो हम उसके पत्ते में जो जो उसके पत्ते, लीव्स में जो जो प्लांट आता है उसका केमिकल पत्ते में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, तो उसको सबको एक में अरेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, लीव्स में कौन कौन से प्लांट के पत्ते में हमें मेडिसिनल उसका कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है, हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किसके लीव्स में मिलता है, तो वो सेनाइज, डिजिटालिस, वसाका, यूकैलिप्टस, इन सबके लीव्स में हमें उनका मेडिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, तो इसको हम लीव्स वाली कैटेगरी में डाल देंगे। सीड में जिसके पाया जाता है उसको, उन सभी ड्रग्स को सीड वाले में डाल देंगे। बाक्स में जिसमें पाया जाता है, मतलब छाले में पेड़ के, उनको हम बाक्स वाले कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, जिनको वुड्स में पाया जाता है वुड्स में डाल देंगे, रूट में जिसका पाया जाता है रूट वाले कैटेगरी में डाल देंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी हम इसको अरेंज करते हैं, तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है,
अब इसका भी मेरिट है कि यहाँ पे आप मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एडल्ट्रेशन होने से रोक सकते हो भाई। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना है, ठीक है। अभी थर्ड यूनिट में आप एडल्ट्रेशन भी बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, एडल्ट्रेशन का मतलब भी आपको पता चल जाएगा। तो एडल्ट्रेशन में यही होता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एडल्ट्रेशन आप इसमें नहीं कर सकते। एडल्ट्रेशन अगर किसी ने किया मतलब दिखने में आप देख के ही पता लगा लोगे कि एडल्ट्रेटेड है या नहीं है, ठीक है। इसमें भी यही बात है, डीमेरिट ये है कि आप इसका पता नहीं लगा सकते कि इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है। सीड तो है, अब सीड में कौन सा केमिकल पाया जाता है या उससे क्या आपको फायदा मिलता है आपके बॉडी में, ये आप पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसका डीमेरिट है। अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भाई फार्माकोलॉजी से पता चल रहा है कि आपके बॉडी में क्या इफेक्ट देगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आप ड्रग्स को क्लासिफाई करते हो तो उसको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, उसको बोला जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई आपके पेट के कॉन्स्टिपेशन पे काम कर रहा है तो उन सभी ड्रग्स को आप जीआईटी ट्रैक वाले में डाल दोगे, ठीक है। अगर कोई आपके हार्ट को बेनिफिट कर रहा है कोई भी ड्रग तो आप उसको सबको कार्डियोटोनिक कैटेगरी में डाल दो। तो ऐसे जब आप क्लासिफाई करते हो तो उसको कहते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है, इसको बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता है डेली लाइफ में इस फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ज़्यादातर आप बुक्स में फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी को एक में डाल दिया, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम उन सबको एक कैटेगरी में डाल देते हैं, एंटी कैंसर को एक में, एंटी रिथमिक को एक में, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप क्लासिफाई करते हो ड्रग्स को तो इसको कहते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो आप केमिकल क्लासिफिकेशन ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, ठीक है। आप अपने बुक्स में भी केमिकल क्लासिफिकेशन ही ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बुक्स में, फार्माकोग्नोसी की सभी बुक्स में केमिकल क्लासिफिकेशन में ही ड्रग्स दिया रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल आप जब उसको एक कैटेगरी में बांट दो ना, अगर किसी ड्रग में एल्कलॉइड मिल रहा है तो सभी एल्कलॉइड वाले ड्रग्स को आप एल्कलॉइड वाले में ही रख दो, ठीक है, अरेंज कर दो। ग्लाइकोसाइड जिसका मिल रहा है उसको ग्लाइकोसाइड वाले में अरेंज कर दो, कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिल रहा है उसको कार्बोहाइड्रेट में अरेंज कर दो। तो इस बेसिस पे जब आप करते हो अरेंजमेंट क्रूड ड्रग्स का तो उसको कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। बहुत ही पॉपुलर मेथड है, इसका मेरिट ये है कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही यूजफुल है। और आप ज़्यादातर बुक्स में जितने भी स्टडी वाले बुक्स होंगे उसमें केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही सभी ड्रग्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे एल्कोलॉइड जिससे पाया जा रहा है उसको एक में डाल दो, तो सिंकोना, धतूरा, विनका इन सब में एल्कलॉइड्स पाया जाता है तो इसको एल्कलॉइड्स में ही डाल दो, ठीक है। ग्लाइकोसाइड जिसमें पाया जा रहा है उसको ग्लाइकोसाइड कैटेगरी में डाल दो। तो इस तरीके से किया जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। भाई कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल, और केमिकल के साथ साथ वो किस ग्रुप में पाया जा रहा है, मतलब कि मान लीजिए जो एल्कलॉइड होता है वो ज़्यादातर आपके सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है। तो एक तो केमिकल बेसिस पे ही किया जाता है ना, एल्कलॉइड्स जिसमें पाया जा रहा है उसको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि एल्कलॉइड्स किस फैमिली के ग्रुप में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सोलेनेसी। तो एल्कलॉइड्स में सोलेनेसी फैमिली को ही सीधा डाल दिया जाता है। तो जिस जिस प्लांट का जो फैमिली है वो सोलेनेसी होगा उसमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसमें एल्कलॉइड है। तो कीमोकेमिकल और टेक्सोनोमिकल दोनों को मिला के इस क्लासिफिकेशन को किया जाता है, ठीक है। तब इसको कहते हैं कीमो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेरोटेक्सोनोमिकल ये बहुत ही नया है, आपके सिलेबस में नहीं दिया लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी जब आप ड्रग आप एक पेशेंट को देते हो तो उसकी बॉडी में एंटीजन पैदा होता है और एंटीबॉडी पैदा होती है किसी भी बीमारी के खिलाफ, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन देयर बॉडी ऑफ द पेशेंट आप जो क्लासिफिकेशन करते हो ड्रग का उसको कहते हैं सेरोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। आप नोट्स सारे फ्री में अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। एग्जिट एग्जाम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। भाई क्रूड ड्रग का सोर्स क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल, मिनरल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्लांट टिश्यू कल्चर या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सब कुछ,
तो ये सही आंसर है इनमें से सब कुछ, सभी के सभी क्रूड ड्रग्स के सोर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is an animal originated crude? एनिमल से पाया जाने वाला क्रूड ड्रग कौन सा है? वुल फैट, ओपियम, सेना या अकासिया? ठीक है, तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे वुल फैट, जो भेड़ से पाया जाता है, वुल वुल से कहते हैं वुल फैट, तो वही तो एनिमल से मिल रहा है ना। ओपियम तो पेड़ से मिलता है, सेना भी पेड़ से मिलता है, अकासिया भी पेड़ से मिलता है। तो सही आंसर इसका ए। सभी का आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर ऑल्सो नोन, भाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को क्या कहते हैं? सेलुलर ड्रग, ए सेलुलर ड्रग, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? तो मैंने पहले ही बताया था, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को कहते हैं सेलुलर ड्रग्स, और क्योंकि उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को कहते हैं ए सेलुलर ड्रग्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग यहाँ पे पूछा तो ये होगा ऑप्शन ए, सेलुलर ड्रग्स। ठीक है, ए सेलुलर ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज, भाई ए सेलुलर ड्रग्स को और क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो इसी तरीके से आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जिट एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज सभी एमसीक्यू को दिया हुआ है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स? भाई क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन करने के पीछे क्या रीजन है? इसके स्टडी करना, क्रूड ड्रग का बिकम इजी, ताकि उसका स्टडी इजी हो जाए, ये सही रीजन है? या फिर साइंटिफिक स्टडी के लिए किया जाता है, या फिर टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्रूड ड्रग या डिफरेंट क्रूड ड्रग्स के स्टडी के लिए किया जाता है, या इनमें सब कुछ के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है सब कुछ, ये सारी चीजों को करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। Which of the following is not part of classification of crude drug? इसमें से कौन सा क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ये भाई तो है, सिलेबस में है ना। कीमो टेक्सोनोमिकल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन नहीं, ये नहीं था ना। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ही नहीं है। जियोग्राफी मतलब कौन सा चीज कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा यूपी में पाया जाता है, कौन सा इंडिया में पाया जाता है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऐसा तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं था ना। तो जियोग्राफी के बेस कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, तो डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब भाई इसमें से कौन सा फार्माकोपिया है जिसमें आपको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन मिल जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा गया है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आईपी, यूएसपी, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यस इनमें सब कुछ। तो आपने अच्छे से पढ़ा है, आईपी में भी अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, यूएसपी में भी है, ब्रिटिश हर्बल में भी है, तो ऑल द एबव होगा डी, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है? तुलसी, सेना, क्लोव या एलोवेरा? इनमें से एलोवेरा जो है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है। ठीक है, तो ये डी में आ जाता है। ठीक है, which of the following drug is not under the list of unorganized drug? भाई अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग इसमें से कौन सा नहीं है? सही आंसर है राइजोम। क्यों? ये रूट एंड राइजोम में पाया जाता है, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में नहीं है। बाकी ड्राइड लेटेक्स, गम्स, रेजिन्स, ये सब प्लांट के अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से इनको निकाला जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन केमिकल सिमिलरिटी ऑफ टैक्सोनॉमी, तो उसको क्या कहते हैं? जो उसमें केमिकल और टैक्सोनॉमी दोनों को देखा जाए, ऐसे क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं? कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा लास्ट वाला टॉपिक। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ सेरोलॉजी इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम इज, अभी पढ़ा लास्ट वाला सेरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जो सबसे नया वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा यूनिट 2 कवर, इस पूरे नोट्स के साथ, एमसीक्यू के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया या कोई भी आपके पास डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, जरूर उसको क्लियर करने का मैं ट्राई करूंगा। और यूनिट नंबर 2 हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट नंबर 3 हम शुरू करेंगे। अब क्योंकि ये छोटा था तो इसलिए एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया, थोड़ा सा लंबा भी हो गया वीडियो। सो अगर मेहनत आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही आगे एग्जिट एग्जाम की तैयारी और डी फार्म के नोट्स के लिए, लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।